मैं हरदीप सिंह मेरे YouTube चैनल HM1 पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट का नाम है अशोक। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मौर्य साम्राज्य के जो दूसरा शासक हुआ था जिसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक, उसके बाद गद्दी पर बैठा। अशोक के पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो उसका पूरा कार्यक्रम था 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। अब हम इसकी बात करें अशोक की, तो बिंदुसार ने जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था सुसीम को। लेकिन गद्दी पर जिसने शासन किया था वो अशोक था। अशोक ने पूर्ण रूप से गद्दी पर शासन किया था। अब कहते हैं इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक ये है कि एक ग्रंथ का नाम आता है सिंहली अनुश्रुति। सिंहली अनुश्रुति में है दीप वंश या एक महावंश। इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये दोनों कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की, अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। और एक ग्रंथ का नाम आता है दिव्यावदान। इस ग्रंथ के अगर हम बात करें तो इस ग्रंथ में हमें यह पता चलता है कि अशोक ने जब गद्दी पर बैठा था तो इसने अपने एकमात्र भाई, जिसका नाम हमें मिलता है सुसीम या फिर नाम मिलता है सुमन, इसकी हत्या की और हत्या करने के बाद स्वयं गद्दी पर बैठा। और एक इतिहासकार, अब आगे अगला हम बात करें तो तारानाथ के अनुसार की अगर हम बात करें तो अशोक ने अपने 6 भाइयों की हत्या की। मतलब कि अलग अलग स्रोतों के अलग अलग मत हैं, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि अशोक ने 273 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर मौर्य वंश के शासक के रूप में बैठा। अब हम बात करें कि इसी अशोक के राज्यारोहण कब हुआ, अशोक का, और राज्याभिषेक कब हुआ। तो इसके राज्यारोहण की अगर हम बात करें अशोक की, तो इसका राज्यारोहण तो हुआ था 273 ईसा पूर्व। ये तो हुआ था राज्यारोहण। अगर हम इसके राज्याभिषेक की बात करें तो 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। मतलब कि यहाँ पूर्णतः विधि विधान के साथ गद्दी पर मौर्य वंश का शासक के रूप में सिंहासन संभाला। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब अशोक ने, ये 4 साल के बीच का जो गैप था, इसकी अगर बात आ जाए तो इतिहासकार कहते हैं कि इन 4 सालों में अशोक ने अपने जो सौतेले भाई थे, जिन 99, इनकी हत्या की थी 4 सालों में। और हत्या करने के बाद फिर 269 ईसा पूर्व में पूर्णतः गद्दी पर बैठ गया था। कि अपने सौतेले भाइयों की हत्या करने में अगर समय की बात करें तो अशोक को 4 साल का समय लगा। और अगर अपने से पूछा जाए कि अशोक का मगध की गद्दी पर बैठने में सहायता उसके किस प्रधानमंत्री ने की या किस मंत्री ने की, तो मंत्री की बात आ जाए तो अगर आ जाए सहायता किसने की, तो इसका मंत्री था एक राधा गुप्त। इसने सबसे ज्यादा सहयोग अशोक का किया। कि अशोक को मौर्य सम्राट बनाने में जो सहयोग था, इस राधा गुप्त नामक मंत्री का बहुत बड़ा योगदान था। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ अशोक गद्दी पर बैठ गया।
कैसे बैठा, इसकी चर्चा। अब हम अशोक के अन्य नामों की चर्चा करते हैं कि अशोक के हमें जो स्रोत हैं, साहित्य हैं, बुक्स वगैरह हैं, गाइडें हैं, उसमें अशोक के क्या क्या नाम मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के नाम। अशोक के नाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक तो है दिव्यावदान और एक है प्रयाग प्रशस्ति, एक है जूनागढ़ प्रशस्ति, सॉरी जूनागढ़ प्रशस्ति। इन दोनों में अगर अशोक के नाम की बात करें तो अशोक का नाम मिलता है अशोक मौर्य। अशोक मौर्य नाम मिलता है। फिर हम अगर बात करें पुराणों की बात करें तो पुराणों में अशोक का नाम अगर मिलता है तो उसका नाम मिलता है हमें अशोक वर्धन। फिर हम बात करें जो सिहली ग्रंथ हैं, सिहली अनुश्रुति जिसकी बात की थी हमने, सिहली अगर ग्रंथों की हम बात करें तो इस सिहली जो ग्रंथ है इनमें अशोक का नाम हमें अशोक ही मिलता है। फिर हम बात करें अभिलेखों की बात करें तो एक अभिलेख का नाम आता है बैराट और एक का नाम आता है ब्राभु अभिलेख। इनमें अगर अशोक के नाम की बात आ जाए तो अशोक का नाम प्रियदर्शी राजा मिलता है। प्रियदर्शी राजा नाम मिलता है। फिर हम बात करें अन्य अभिलेखों की बात करें जो अन्य अभिलेख बताते हैं, अन्य अभिलेख अशोक का नाम बताते हैं तो इसका अन्य नाम मिलता है देव नाम प्रिय। देव नाम प्रिय दर्शी नाम मिलता है। अब अपने से थोड़ा सा डीपली चले तो प्रियदर्शी का अपने से अर्थ पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है, कि प्रियदर्शी का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ आता है देखने में प्रिय। जो बंदा देखने में प्रिय, या अगर अपने बात करें कि यह सभी में प्रिय दिखने वाला या दिखता हो, अथवा अगर हम बात करें तो सभी में प्रिय दिखता हो, कि वह व्यक्ति जो सभी में सबसे प्रिय दिखने वाला हो वही क्या है, प्रियदर्शी। अब हम बात करें देव नाम प्रिय की बात करें, जैसे यहाँ आया था देव नाम प्रियदर्शी, तो हम अगर इसकी बात करें देव नाम प्रिय की तो देव नाम प्रिय का अर्थ क्या होगा। देव नाम प्रिय के अर्थ की बात है तो देवताओं का प्रिय। देव नाम प्रिय की बात की करें तो इसका अर्थ बनता है देवताओं का प्रिय। अब ये तो हुई इसके अशोक के अन्य नामों की बात। अगली हम बात करें अशोक के परिवार की बात करें। अशोक का परिवार, सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि मौर्य साम्राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात आती है वो अशोक आती है। इसलिए इसको हम अशोक को थोड़ा डीपली लेके चलेंगे कि जिससे एग्जाम में आने वाला अशोक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अपना छूटे ना। तो इसलिए थोड़ा सा डीपली होकर लेकर चलेंगे अपने अशोक को। अशोक के अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार का जो उल्लेख मिलता है तो उसमें दिव्यावदान और एक है सिहली अनुश्रुति। इसमें जो उल्लेख मिलता है वो अशोक की माता का उल्लेख मिलता है।
अशोक की माता का नाम मिलता है। इनकी माता का नाम था शुभ्रधांगी। या फिर इनके शुभ्रधांगी के अन्य नाम की बात आ जाए, अन्य नाम की अगर बात आ जाए, तो ये नाम तो लगभग सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जानते हैं, धम्मा। लेकिन जो अगले जो दो नाम आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड नेट के बच्चे ही जानते हैं, रीड कांस्टेबल पटवार के बच्चों को नहीं आता। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि जो अपना जो ये टॉपिक होगा अशोक, ये हो सकता है इसके दो वीडियो बन जाए, पर डीपली लेके चलेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य में। तो धम्मा। फिर अगर इसके अन्य नाम की बात करें, जनपद, एक नाम मिलता है कल्याणी। ये इसके शुभ्रधांगी के अन्य नाम थे। अगर शुभ्रधांगी से बात आ जाए कि यह किसकी पुत्री थी, तो यह चंपा का कोई ब्राह्मण था, चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की जो माँ थी शुभ्रधांगी धम्मा, यह चंपा हमने बात की थी महाजनपद में अंग की राजधानी थी, यहाँ का एक ब्राह्मण था, उसकी पुत्री थी शुभ्रधांगी। अब हम बात करें प्रयाग जो स्तंभ लेख है, प्रयाग स्तंभ लेख की। प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है उसको, प्रयाग स्तंभ लेख। इस प्रयाग स्तंभ लेख में ही जो हमें उल्लेख मिलता है वो अशोक की दूसरी पत्नी का उल्लेख मिलता है, दूसरी पत्नी का उल्लेख मिलता है अशोक की। दूसरी पत्नी का नाम था कारुवाकी। इसी कारुवाकी से इसके एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम मिलता है तीव्र। और इसी प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख से ही अशोक के एक पौत्र का भी उल्लेख मिलता है, पौत्र का नाम मिलता है जो हमें दशरथ मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति से अभी तक के जो कांस्टेबल और पटवार के बच्चों ने सिर्फ दो चीजों को पढ़ा होगा, कारुवाकी और तीव्र को। जो नया ऐड हुआ है वो है दशरथ कि इसके जो तीसरा उल्लेख मिलता है, एक पौत्र का भी उल्लेख मिलता है जिसका नाम था दशरथ। अब हम बात करें, ये तो हुई अशोक की प्रिय रानी भी थी कारुवाकी, इसी का उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। अब हम बात करें अशोक की अन्य रानियों की बात करें कि अशोक के अन्य रानियां भी थी, जिसमें हम बात करें एक रानी का नाम मिलता है पद्मावती। इस पद्मावती से जो अशोक को जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था कुणाल। पद्मावती से जो अशोक को पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था कुणाल। फिर आगे जाकर प्रारंभिक जो इसका नाम था, शुरू में इसका जो प्रारंभिक नाम मिले अपने को पूछा जाए, उसका प्रारंभिक नाम था, प्रारंभिक नाम धर्म, प्रारंभिक नाम था धर्म विधरण। धर्म विवर्धन, ये इसका प्रारंभिक नाम था कुणाल का। फिर इसकी एक पटरानी का भी उल्लेख मिलता है अशोक की। अशोक की एक होती है रानी, एक प्रिय रानी, एक होती है पटरानी। तो एक पटरानी का भी उल्लेख मिलता है हमें अशोक की। तो अशोक की जो पटरानी थी उस पटरानी का नाम अब जो पटरानी थी, पटरानी का नाम मिलता है असंधि मित्रा। ये इसकी जो पटरानी थी इसका उल्लेख हमें मिलता है। अब कहते हैं कि असंधि मित्रा की मृत्यु के बाद जो अशोक की पटरानी बनी थी वो बनी थी तिस्रक्षिता, जो कि वैश्य वर्ण की थी, वैश्य वर्ण से थी। और यही पटरानी इसकी तिस्रक्षिका अशोक के पुत्र कुणाल को
अंधा करवा देगी, अंधा करवा देती है। और इस कुणाल के स्थान पर जो मगध की गद्दी पर जो शासक बैठेगा, सिंहासन संभालेगा, वो कौन संभालता है? संप्रति इसके हवाले कर दिए जाते हैं। अब अगली जो रानी की बात करेंगे, अन्य रानियों में और बात करें हम तो उसका नाम है देवी या महादेवी। कई बुक्स वगैरह में हमें महादेवी या देवी ही नाम मिलता है। इस देवी या महादेवी से अशोक को एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। पुत्र का नाम महेंद्र, पुत्री का नाम संघमित्रा। ये दो अशोक के पुत्र और पुत्री का उल्लेख मिलता है। अन्य रानी जो इसकी देवी या महादेवी थी, इससे अशोक के ये दो पुत्र और एक पुत्र और पुत्री हुई। अब अशोक के अन्य भाइयों की बात करें, अशोक के जो हमने बात की थी कि अशोक के 100 भाई थे, तो अन्य भाइयों की बात करें तो पहले अन्य भाई, तो जो अन्य भाई थे तो उसपे एक का नाम मिलता है तिस, दूसरे का नाम मिलता है सुसीम, फिर तीसरे का नाम मिलता है विगताशोक। इसमें जो ये चीज याद रख लेना, जो तिस था यह अशोक का सगा भाई था। और हमने जो पढ़ा था कि अशोक ने अपने 99 सौतेले भाई, अपने 99 सौतेले मीन्स अब कितने भाई हुए टोटल? अगर टोटल की बात आ जाए, 99 सौतेले, एक अशोक और एक इसका सगा भाई, मीन्स टोटल कितने हुए? 101 पुत्र थे। किसके? बिंदु सार के पुत्र कितने हुए? 101। अब अशोक के अन्य पुत्रों की बात करें कि हमने बात की थी अशोक के पुत्र कुणाल की बात की थी, तीव्र की बात की थी। अब हम बात करें अन्य पुत्रों की। अन्य पुत्र, तो अन्य पुत्र में जो नाम मिलता है, एक तो नाम मिलता है जालोक, एक नाम मिलता है कुणाल, एक नाम मिलता है तीवर, एक नाम मिलता है महेंद्र। ये तो है इसके पुत्र। अब अगर हम पुत्रियों की बात करें, अशोक की पुत्रियों की बात करें, तो पुत्री का नाम एक तो हमने पढ़ा है संघमित्रा, दूसरी पुत्री जो थी उसका नाम था चारुमती। यह अशोक की दूसरी पुत्री थी जिसका नाम था चारुमती। अब अशोक की मृत्यु जब हुई, अशोक की मृत्यु के बाद कश्मीर में जो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था तो वो कौन था? जालौक। तो लिख सकते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद कश्मीर में स्वतंत्र शासन स्थापित किया। अब हम बात करें अशोक की। अशोक ने अपने शासन के, जब इस राज सिंहासन पर बैठा, राज सिंहासन पर हमने देखा था पूर्णतः बैठा था 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक का राज्याभिषेक हुआ। इस राज्याभिषेक के होने के 8वें वर्ष मीन्स 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या किया कि अशोक ने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग उड़ीसा में, यहां पर आक्रमण कर दिया। कलिंग पर जब आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में, तो इस समय कलिंग का राजा था नंदराज। इस पर अशोक ने आक्रमण कर दिया। अपने से पूछा जाए
कि कलिंग पर आक्रमण का कारण क्या था। तो इसके कारण थे, एक तो कलिंग क्या था, संपन्न राज्य था, मीन्स आर्थिक रूप से संपन्न था। फिर यहाँ कलिंग के हाथी प्रसिद्ध थे और इस अशोक की साम्राज्यवादी नीति, इस कारण अशोक ने नंदराज पर आक्रमण किया। तो जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ और इसमें नंदराज की क्या हुई, पराजय हुई, नंदराज की पराजय हुई। अब जब पराजय हुई तो रणभूमि को जब अशोक ने, कलिंग की जो रणभूमि थी, रणभूमि को अशोक ने देखा कि सारी की सारी क्या थी, रक्त से सिंचित हुई पड़ी थी, रंगित हुई पड़ी थी, कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ दिख रहा था। तो यह सारे दृश्य को देखकर अशोक का हृदय पिघल गया। तो इसने देखा कि मेरे से ये बहुत अनर्थ हुआ कि इतना ज्यादा पूरी की पूरी जो रणभूमि थी सारी की सारी रक्त से सिंचित हुई पड़ी थी, लाल लाल हुई पड़ी थी। तो तभी से अशोक ने घोषणा की, दृश्य को देखकर घोषणा की, युद्ध घोष के स्थान पर अब क्या होगा, दम घोष की इसने घोषणा कर दी कि अब मैं कभी भी भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा और हमेशा काम क्या करूंगा, धर्म के प्रति, मानवता के प्रति कार्य करने का प्रयास करूंगा। अब क्या था कि जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, कलिंग के युद्ध खत्म होने के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अब जब बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा अशोक, तो सबसे पहले अशोक की हम बात करें तो बौद्ध अनुयायी जब बना तो इसमें क्या था, सबसे पहले जो प्रवचन सुने थे, सबसे पहले अशोक ने जो प्रवचन सुने थे अपने भतीजे, जिसका नाम मिलता है निग्रोध, इससे प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने से प्रभावित हुआ। अब हम बात करें अपने से थोड़ा, जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड में ये मौर्य साम्राज्य भी आता है, रीड में कौशल पटवार में भी आता है। तो अगर फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग देखा जाए, हमसे पूछा जाए कि ये तो प्रवचन तो इसके भतीजे ने सुनाए, लेकिन सबसे ज्यादा अशोक किससे प्रभावित हुआ, तो 3 नाम देगा, एक निग्रोध, दूसरा बाल पंडित, तीसरा आएगा मोगली पुत्तिस। ये 3 नाम देगा। अगर सबसे ज्यादा प्रभावित की बात आएगी तो अशोक सबसे ज्यादा प्रभावित मोगली पुत्तिस से हुआ था। इसके प्रवचन सुनने के बाद ही अशोक ने तुरंत बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब बौद्ध धर्म की जो दीक्षा देगा अशोक को, दीक्षा किससे प्राप्त हुई, तो अशोक ने जो बौद्ध भिक्षु था जिससे दीक्षा प्राप्त की थी, उसका नाम था बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा प्राप्त की। किसने, बौद्ध धर्म की जो दीक्षा प्राप्त की थी वो उपगुप्त से प्राप्त की थी। और यहाँ से उपगुप्त से शिक्षा लेने के, दीक्षा प्राप्त होने के बाद अशोक ने इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्मनामा